बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। तो ये चंद एक चैप्टर के बाद एकदम से जंप करके हम चैप्टर 12 की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वजह हमारे कोर्स आउटलाइंस हैं और उसमें मौजूद मटेरियल चूँकि मुझे बेहतर कवर करना है, तो ये उसके लिए। बाकी स्टूडेंट इसकी फ़िक्र ना करें कि दरमियान में कुछ मटेरियल अगर रह गया और उसका कोई इफ़ेक्ट होगा, इंशाल्लाह अव्वल तो होगा नहीं, और जो होगा वो मैं फ़ौरन कवर करवा दूंगा मौके पर ही। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड्स। प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड्स इसमें है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये दो जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट एक अहम रिपोर्ट बनेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक अहम रिपोर्ट बनेगी। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। कॉस्ट लोकेशन का जिक्र है और जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग का इनका जिक्र है। तो अभी हम इब्तिदाई इंट्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट एक्युमुलेशन सिस्टम। और कॉस्ट एक्युमुलेशन सिस्टम क्या है? ये जस्ट प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम है। प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, और दिस प्रोसेस एक्युमुलेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। पहली बात तो ये कि ये प्रोसेस या ये सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एक्युमुलेट करता है, प्लस करता है, उनको ऐड करता है। कौन से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? जैसे मटेरियल कितना लग गया, मटेरियल, लेबर कितना लग गया, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना इस पर्टिकुलर काम पे लग गया है। एंड असाइन देम टू कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। और वो जो एक्युमुलेशन हो जाती है तो फिर बताता है कि ये ख़ास कॉस्ट ऑब्जेक्टिव का कॉस्ट कितना होगी। जैसे फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना हो गया है, तो ये, या वर्क इन प्रोसेस का कॉस्ट कितना होगा, तो इनकी कैलकुलेशन ये कर रहा होता है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग की बड़ी अहमियत है। वी नीड इट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, and we need it in income statement, and we also need it in unit sale price। ठीक है ना जी। तीन जगहों पर तो कम से कम एक इन्वेंट्री की कीमत क्या है, हमारी इनकम कितनी हो रही है, इनकम डिटर्मिनेशन, और यूनिट सेल प्राइस। हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके एक यूनिट की सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग की इन सब जगहों पर ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है आप यूनिट सेल प्राइस का फैसला नहीं कर सकते जब तक कि आपको यूनिट कॉस्ट प्राइस पता ना हो। We will discuss the essential of cost accumulation system that is used to measure the manufacturing cost of product. This is essentially a two-step process. पहले स्टेप क्या है? The measurement of costs that are applicable to manufacturing operation during a given accounting period। ठीक है, तो एक तो कॉस्ट के मेजरमेंट है और दूसरा असाइनमेंट ऑफ दीज कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स और कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स। There are two basic approaches to cost accounting and accumulation। दो बेसिक अप्रोचेस हैं। एक है, और ये बेसिकली दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। एक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। इन दोनों का मैं फ़र्क कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। बाकी ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर बनता है जॉब कॉस्ट शीट या ऑर्डर कॉस्ट शीट वगैरह, और यहाँ पर बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। इस इंडस्ट्रीज में बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो बहरहाल, लेकिन इनके दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये फ़र्क यहाँ टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा आसान ये है कि मैं इसको इस टेबल की मदद से बता दूँ। डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग फ़र्क क्या है? सबसे पहले
वो इंडस्ट्री जिसमें ये काम होता है और वो इंडस्ट्री जिसमें ये काम होता है, उन इंडस्ट्रीज में क्या फ़र्क है। इसके लिए आपने जो मेजर बात समझनी है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली कस्टम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो कस्टमर टू कस्टमर ऑर्डर वेरी करता है। कस्टमर कहता है कि मेरी मर्जी की चीज़ बना दो। बिलफर्ज शादी का मौका है और एक दुल्हन आती है और वो कहती है कि मेरे लिए जो है ना ये शादी का जोड़ा इस तरह बना दो, ठीक है, इसमें ये डिज़ाइनिंग कर दो, ये कलर स्कीम कर लो, जो भी उनको पता है, ये ख़वातीन बेहतर समझती है, बस मुझे बात समझानी, ठीक है, या ज्वेलरी मुझे इस तरह चाहिए, ठीक है ना जी। लड़का आके कहते हैं मुझे शेरवानी इस तरह चाहिए, तो जो उसके मुताबिक उसकी ज़रूरत होती है तो उसके मुताबिक चीज़ बनाई जाती है। और एक तो बात ये है कि उसकी जिस्म का साइज़ भी साथ देखा जाता है, शेरवानी में लाजमन जिस्म का साइज़ देखा जाता है, तो ये एक ख़ास ऑर्डर की बात होती है, ठीक है ना। इस तरह आप समझ लें कि एक बंदे ने नया घर बनाया है और वो उसके लिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है फर्नीचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हो जाएगी। इसी तरह आप जो घर बनाते हैं तो एक घर दूसरे घर की तरह नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो ये जहाँ पर सारी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग चलेगी। तो ये कस्टम मैन्युफैक्चरर, जहाँ कस्टमर टू कस्टमर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, एक कस्टमर कहता है इस तरह तो दूसरा कहता है नहीं इस तरह, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कह रहे थे। तो कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग चलती है। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर चलती है? ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चलती है, और इन इंडस्ट्रीज की ख़ास बात ये होती है ये कि आलमोस्ट ये एक यूनिफॉर्म किस्म का प्रोडक्ट बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर के लिए बना रहे होते हैं। एक यूनिफॉर्म किस्म का प्रोडक्ट बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर्स के लिए बना रहे होते हैं, एक ही किस्म का प्रोडक्ट बना। जैसे आप सीमेंट इंडस्ट्री समझ लें, शुगर इंडस्ट्री समझ लें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री समझ लें, तो इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में फिर आपके पास जो है ना जिसमें तकरीबन एक ही किस्म का काम बार बार हो रहा होता है, और सब उसमें अहम हमारे पास अहम चीज़ जो है प्रोसेस होता है, और प्रोसेस की कॉस्ट हम मालूम करते हैं। तो बहरहाल जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में एक तो होता है कॉस्ट यूनिट, ठीक है। एक तो मसला है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में एक अहम बात है कि कॉस्ट यूनिट क्या है, मतलब है हमने किस यूनिट का कॉस्ट मालूम करना। अब अगर आप इधर बात करेंगे तो आप देखेंगे बिलफर्ज अगर बात करें जी एक कस्टमर की जो कह रहा है कि जी ठेकेदार को और इन लोगों को बुला के कह रहा है कि जी, या एक कंपनी को कह रहा है कि मुझे मेरी मर्ज़ी का इस तरह का घर चाहिए, ठीक है ना जी, इस तरह कमरे हों, इस तरह बेसमेंट हो, इस तरह हो, और फला फला, मतलब जो भी उसकी डिटेल हो, तो ये हो जाता है जॉब ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये ख़ास जॉब कह दें, ख़ास ऑर्डर कह दें, ख़ास कॉन्ट्रैक्ट कह दें, ये अल्फाज होते हैं, और उसका हम कॉस्ट मालूम करते हैं। इस कस्टमर को हम दूसरे कस्टमर से मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कॉस्ट हमें अलग मालूम करना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फिजिकल यूनिट बहुत अहम होता है। बिलफर्ज अगर आप सीमेंट बना रहे हैं तो कितने टन सीमेंट बन गया है, कितने टन सीमेंट बन गया है, तो ये, या अगर आप शुगर बना रहे हैं तो कितने टन शुगर बन गया है, तो ये फिजिकल यूनिट बहुत अहम होता है, ठीक है ना जी। यहाँ पर फिजिकल यूनिट ज़्यादा अहम होता है, और उसकी कॉस्ट हम मालूम करते हैं, उस यूनिट की कॉस्ट मालूम करते हैं। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, ओवरऑल कॉस्ट जो हम एक्यूमुलेट करते हैं तो यहाँ है बाय जॉब और यहाँ है बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ एक खास जॉब, और इस यहाँ पर आपको जो इन इंडस्ट्रीज में कस्टम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये है कि हर जॉब को आप एक खास नंबर देंगे ताकि एक जॉब को दूसरी जॉब से अलग रखा जा सके, एक जॉब को आप दूसरे जॉब से अलग रख सकें। और क्योंकि आपने मटेरियल इशू करना है, लेबर इशू करना है, जो कुछ करना है, तो उस जॉब के नंबर को इशू करना ताकि उस पर्टिकुलर जॉब का टोटल कॉस्ट मालूम हो सके। तो कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय जॉब।
यहाँ पर जॉब की बात नहीं होती। कॉस्ट और मटेरियल इज इशूड टू अ डिपार्टमेंट, ठीक है। आपका एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर बिलफर्ज बड़ी मकदार में यूँ कह लें कि फर्नीचर इंडस्ट्री, ये कोई इस तरह के इंडस्ट्री है कि जहाँ पर चले आप इस तरह कहें कि लकड़ी से ये पैकिंग मटेरियल वो करेटे बन रही हैं, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट आता है जिसमें लकड़ी को काटा जाता है, ठीक है ना जी। और उसके दूसरे डिपार्टमेंट और उसको वो छोटे छोटे पीसेस बना दिए जाते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में उसकी असेंबल किया जाता है और उसको मेखे मेखे लगा के उनके करेड़े बना दी जाती हैं या उसका इब्तदाई शेप बना दिए जाते हैं, और तीसरे में उनको असेंबल करके करेड़े बना दी जाती हैं। तो आप एक एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं। चूंकि तमाम लोगों के लिए एक ही किस्म की करेड़े बन रही हैं, तो ये हम कहेंगे बाय डिपार्टमेंट ये चलेगा। इसी तरह ये मैंने आप इस तरह की एक प्रोसेस कॉस्टिंग की एक आसान मिसाल अपने आसपास से देख सकते हैं। तो आपके घरों के करीब रोटियों की दुकान होती है, उसमें आप देखते हैं कि जी सबसे पहले जो है वो बिलफर्ज आटा जो है गूंदा जाता है। इसको आप बिलफर्ज अभी फ़िलहाल इस तरह समझिए कि एक अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पर आटा और पानी मिक्स करके उसको गूंदा जाता है, ठीक है ना जी। फिर एक और डिपार्टमेंट है जहाँ इस आटे से पेड़े बना दिए जाते हैं, ठीक है, और उसको एक ख़ास वक्त के लिए रख लिया जाता है। तीसरा डिपार्टमेंट जहाँ उसको पकाया जाता है, उसको रोटी में या फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपकी मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री और इसका ना दूँ, बिल्कुल आपके करीब का एग्जांपल दूँ तो वो ये वाला होगा, ठीक है ना जी। ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और उसमें एक ही किस्म का प्रोडक्ट है जो सबके लिए बन रहा है, रोटी। लेकिन यहाँ पर जॉब्स होते हैं। बिलफर्ज एक बंदा कहता है मेरा घर हो तो वो ऐसा हो, वो ऐसा हो, कलर स्कीम ऐसी हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऐसी हो। एक बंदा जो है वो कहता है कि घरों के नीचे जो है ना सरिया इतनी मकदार में लगना चाहिए। दूसरा कहता है नहीं जी ज़मीन मजबूत है, क्योंकि बेसिकली उसके पास पैसा कम है तो इतना सरिया नहीं लगा रहा। तो हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। उस जॉब पर फिर आप कॉस्ट इकट्ठा करते हैं। इस पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जहाँ होती है वो यानी कस्टम मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है, वहाँ जो सब्सिडरी रिकॉर्ड बनता है उसको हम जॉब कॉस्ट शीट कहते हैं। और वो हर जॉब की कॉस्ट अलग अलग प्लस कर रहे हैं, और वो हर अलग को अलग अलग हम कैसे करते हैं, वो असल में जॉब का नंबर होता है। यहाँ पर जो है ना डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है। हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है, और आमतौर पर उसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि पिछले डिपार्टमेंट से हम तक कितने कॉस्ट आया, हमने कितना कॉस्ट ऐड किया, और आगे कितनी चीज़ मुकम्मल करके पहुंचा दी है। तो वो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसेस जो है वो कस्टम मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रोसेस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये काम करते हैं तो आपको एंड ऑफ द डे क्या मिल जाता है, यूनिट कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री कॉस्टिंग पर्पसेस। आपको यूनिट कॉस्ट मिल जाता है इन्वेंट्री कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है ना। बिलफर्ज वो एक घर बन गया तो उसके एक घर की कॉस्ट क्या है, ठीक है ना जी। या दुल्हन का लिबास बन गया है या दूल्हे की शेरवानी बन गई है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ये बात है यूनिट कॉस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ कि उस पर्टिकुलर जॉब पे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के भी इंफॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो जाती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपको यूनिट कॉस्ट मालूम हो जाता है क्या, कौन से वो जो फिजिकल यूनिट है। बिलफर्ज एक टन सीमेंट की कीमत इस पर्टिकुलर इसमें हमारे एक टन सीमेंट की कीमत कितनी हो गई है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि इतने फिनिश गुड्स बने तो उसकी, या बिलफर्ज एक रोटी की कॉस्ट कितनी है, और हम टोटल इतनी रोटियां बनाते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो उसकी बात आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और ये है प्रोसेस कॉस्टिंग। होपफुली आप इन दोनों को फ़र्क कर रहे होंगे अभी। चलें, इतनी डिटेल के बाद अब मैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के डिटेल पर कंसंट्रेट करता हूँ।
जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे एक सिंपल सी रिपोर्ट अगर हम इसकी बना दें, ठीक है ना, और इस रिपोर्ट से ज़्यादा आसान समझ आएगा। बाकी ये आपके बुक में इसके हवाले से मटेरियल है, आप थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं, कोई खास मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके सामने जॉब कॉस्ट शीट हम बनाएंगे, ठीक है ना जी। और जॉब कॉस्ट शीट एक आपके पास बन जाए तो ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा इसका। इसलिए मैं इसका पहले ही जॉब कॉस्ट शीट फौरी तौर पे बता देता हूँ। यह डायरेक्ट एग्जांपल, ये कंपनी है, दिस कंपनी कलेक्ट्स इट्स कॉस्ट डेटा यूजिंग जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। यानी जाहिर है कि ये कस्टम बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, तो लिहाजा जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम ये चला रहा है। और ये देखें, इन्होंने एक पर्टिकुलर जॉब को एक खास नंबर दिया हुआ है। फॉर जॉब नंबर 1 2 3 द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, ठीक है। और ये किसी और जॉब को ये नंबर नहीं देंगे, इस पर्टिकुलर जॉब को। इसका मतलब ये है कि देखें, ये वो जो मटेरियल इशू होता है, जो लेबर इशू होता है, तो वो एक ख़ास नंबर को इशू होता है और उसी नंबर के मुताबिक उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसको डायरेक्ट मटेरियल जुलाई की 14 तारीख को इतना डायरेक्ट मटेरियल, जुलाई की 20 तारीख को इतना, जुलाई की 25 तारीख को इतना मटेरियल इशू है, टोटल मटेरियल इतना इशू है। ये तो मटेरियल की कहानी है। लेबर की कहानी, 20 ये एक ख़ास वीक है जिसमें जुलाई 20 से शुरू हो रहा है या शायद उस पर ख़त्म हुआ है, बहरहाल। तो ये इनके डिपेंड करता है कि वो वीक को किस तरह आइडेंटिफाई करता है। इस वीक में 180 आवर्स से इस रेट पे, और फिर ये एक और वीक है जिसमें 140 आवर्स लेबर के लगे हैं लेकिन इस रेट पे। यहाँ रेट कम है, यहाँ रेट ज़्यादा है। बज़ाहिर लग रहा है कि ये कम स्किल्ड लेबर था और ये ज़रा ज़्यादा स्किल्ड लेबर है, इनका रेट ज़्यादा है। तो इतना तो डायरेक्ट लेबर इस पर पर्टिकुलर जॉब पे लग गया, ये हो गया। आखिरी चीज़ है फैक्ट्री और हेड, और उसके वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री और हेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ सो मच पर डायरेक्ट लेबर आवर। इस फिक्रे को समझें। वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री और हेड, इन्होंने एक्चुअल फैक्ट्री और हेड इनको अभी पता नहीं है, शायद ये कंपनी को साल के एंड में पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट्री और हेड कितना था। तो चूंकि अभी वो पता नहीं है, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कस्टमर कल परसों आ जाएगा उस पर ये चीज़ बेचेंगे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फैक्ट्री और हेड लगा ही नहीं। तो फैक्ट्री और हेड का कुछ अंदाज़ा करके उसमें एस्टिमेटेड फैक्ट्री और हेड इस जॉब के पीछे लगा दिया जाता है। ये अप्लाइड फैक्ट्री और हेड का मतलब एस्टिमेटेड फैक्ट्री और हेड, इसका क्या है। और इसका तरीका यह है कि आप इसके यहाँ पर जो इन कंपनी की बाज़ार पॉलिसी लग रही है वो ये कि डायरेक्ट लेबर आर पे, वो डायरेक्ट लेबर आर पे फैक्ट्री और हेड अप्लाई करते हैं। और वो किस तरह करते हैं कि एक डायरेक्ट लेबर आर पे $4.5 का फैक्ट्री और हेड अप्लाई करते हैं। तो बहरहाल वो जितने भी डायरेक्ट लेबर आर होंगे उतने के साथ इसको मल्टीप्लाई करके वो फैक्ट्री और हेड का फैसला कर लेंगे। ओके, क्या चीज़ हम कंप्यूट कर रहे हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ जॉब 1 2 3 कि इस जॉब का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, और द सेल प्राइस ऑफ जॉब एज्यूमिंग दैट इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 40%। तो ये कि दूसरी बात क्या करेंगे कि जी सेल प्राइस मालूम करेंगे इस एजम्पशन के साथ कि कस्टमर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि जो भी कॉस्ट आ गया उस पर 40% मार्कअप हम ऐड करके वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी या वो उसकी सेल प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ अब हम इसकी सोल्यूशन शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आपको नज़र आए। सबसे पहली बात यह है कि डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ जॉब, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना है। बेसिकली ये जो डायरेक्ट मटेरियल हमने 3 जगहों पे इश्यू किया वो सारा सम किया, जस्ट कुछ बात नहीं है, कैलकुलेटर उठाएं, 3 नंबर को सम करें, $2200 ये इसकी डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब बात आ जाती है डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर 180 आवर्स थे इस रेट पे, तो 180 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेटर पे देख लें बेशक। देखिए 180 आर है और 6.5 पर आर है, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 6.50
ये 1170, ये आप समझ आ गए कि ये कैसे आ गया। इसी तरह ये दूसरा हमने कैलकुलेट किया, फिर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, प्लस 1015, तो यू गेट 2185, ये आपके पास इस तरह आ गया। बहरहाल ये डायरेक्ट लेबर आर जो इस रेट पे था और ये डायरेक्ट लेबर आर जो इस रेट पे था, इन दोनों को प्लस करके $2185 का डायरेक्ट लेबर आर वो हमने, ये इनर कॉलम में कैलकुलेशन है और ये आउटर कॉलम में आप, क्योंकि फिर इनको ऐड करेंगे, या डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर। अब आखिरी आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। चूंकि कंपनी की पॉलिसी फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से यहाँ मैंने बता दी थी कि वो डायरेक्ट लेबर आर को, एक डायरेक्ट लेबर आर को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं एट द रेट ऑफ, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट लेबर आर लगे हुए हैं, देखें 180 प्लस 140, ये हमारे पास टोटल इतने डायरेक्ट लेबर आर लगे हैं और एक डायरेक्ट लेबर आर का 4.5 कीमत है। तो हम इतने डायरेक्ट लेबर आर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4.50, तो ये 1440, ये देखें ये 320, समझ आ गई ना कहाँ से आया था, इंटू 4.50, तो ये $1440, ये आपके पास हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। और बस अब आखिरी काम है इन तीनों को प्लस कर दें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इन सबको प्लस कर दें, ठीक है ना जी। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड तो ये हमारे पास प्लस जो है अगला फिगर है 2185 प्लस अगला है 2200 एंड 5825, ये आपके पास कॉस्ट हो गया 5825, इस जॉब का, जॉब नंबर 1 2 3 का आपको कॉस्ट हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद आखिरी बात यह है कि द सेल प्राइस, एक तो कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई, द सेल प्राइस ऑफ जॉब एज्यूमिंग इट वाज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 40%, तो आपने इसको कॉस्ट को 40% पे मजीद बढ़ाकर इसका सेल प्राइस बनाना है, और इसका तरीका यह है 40% मार्कअप करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसी कॉस्ट को, जो कॉस्ट प्राइस है, इसको मल्टीप्लाई करें 1.4, 1 इसलिए कि ये खुद अपना कॉस्ट रह जाए, और 0.4 इसलिए कि 40% पे मजीद बढ़ जाए, 0.40 करते हैं या 0.4 करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 8155, इसकी सेल प्राइस हो जाएगी, 8155 इसकी सेल प्राइस हो जाएगी, ठीक है। ये आप इधर भी देख सकते हैं, इन्होंने ये देखें ये कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है और इसका 40%, इसी कॉस्ट प्राइस का 40% लिया हुआ है। ये एक कैलकुलेशन का तरीकाकार इनका मुझसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन बेसिक आइडिया वही है। ये देखें ये वो कॉस्ट प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस ही का 40% है, और इनको ये करके ये अगर चले, आखिरी आंसर आप देखें 8155 मेरा भी आए, इनका भी आए। अगर आपको इनका प्रोसीजर चाहिए तो ये इस तरह होगा 5825 प्लस 0.40 मल्टीप्लाई बाय 5825, तो आप देख लें मैंने उनका प्रोसेस भी किया और वही सारा आंसर आ गया। तो होपफुली डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि हम ये कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं और ओवरऑल हम सेल प्राइस कैसे मालूम करते हैं। तो बस अब के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पे डिटेल में जाने से पहले हमें थोड़ा सा ये फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्कस करना है, क्योंकि आपने एक बात देखी कि फैक्ट्री ओवरहेड हम अप्लाई करते हैं तो इसके एप्लीकेशन के रूल्स क्या हैं, तो इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट पर बाद में जाएंगे। होपफुली कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।